हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान, और उसमें भी हम कर रहे हैं बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। तो इसमें पार्ट 7 यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो गाइस, आप मेरे जो है इंस्टाग्राम से भी को भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर यहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करके जो बताएगा कैसी लगे, एंड शेयर करेगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट की घटना चक्र के लिए भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो गाइस, ये है इंडेक्स। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया, अभी हम चैप्टर नंबर 7 पे चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में भी हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम लोग। बाकी के भी चैप्टर आप देख सकते हैं कि आगे हमें कौन कौन से चैप्टर और करने हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है चैप्टर। नोट से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो यहाँ लिखा है तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। यानी कि गाइस, आप जानते हैं शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है शैल, यानी कि कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं तंत्रिका ऊतक कैसे बने होंगे। तंत्रिका ऊतक की भी से भी जो छोटी इकाई होगी वो है कोशिका। कोशिका यानी कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये शरीर की क्या है, सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। अब इसने कहा विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात, यानी अब इसने कहा कि जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उसमें एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्मानुबंध या सिनेप्सेस कहते हैं। क्या क्या कहते हैं गाइस, सिनेप्सिस, या फिर हम बोलते हैं युग्मानुबंध। चलिए पहले इसका हम देखते हैं डायग्राम, तब आएगा समझ में हम लोगों को। तो दोस्तों, ये है आपका डायग्राम। देखिए, ये हो गया आपका तंत्रिकाक्ष यानी कि हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये हो गया आपका द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स होता है। ठीक है, और तंत्रिका का अंतिम सिरा यहाँ आप देख सकते हैं, ये है उसका केंद्रक। और ये हो गया कोशिका काय, ये देखिए ये सब। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका। एक चीज़ आपको ये पता है, द्रुमिका हिंदी में बोलते हैं, डेंड्राइट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा आपका तंत्रिका तंत्र की जो है उसको आप देख सकते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो मतलब हमने देख लिया कि इन दोनों के बीच का संपर्क बिंदु, उसको इसने बोल दिया आपका युग्मानुबंध। ठीक है, यानी कि सिनेप्सिस बोलते हैं। अब इसने कहा संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती है। यानी इसने कहा एक होता है संवेदी कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो मतलब जो आप ये सेंसर की तरह कार्य करती है। जैसे कुछ भी होता है तो क्या करती है कि संवेदांगों से चेता, मतलब सपोज वो सिग्नल लेती हैं और इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब इसने कहा कि चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयक या अपवाही अंगों, पेशियों, ग्रंथियों आदि से जोड़ती हैं, पेशियों ग्रंथियों से जोड़ती हैं। ठीक है, अब इसने कहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, या हम बोलते हैं सुषुम्ना, यानी कि स्पाइनल कोड कहते हैं। ठीक है, आते हैं। तो इसने बोला केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है, इसमें क्या क्या आता है, आपका ब्रेन आ जाता है, या और फिर इसके साथ क्या आता है, स्पाइनल कोड। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अब लिखा है ये तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन करती हैं और उसका क्या करती हैं, नियंत्रण करती हैं। ठीक है, रेगुलेशन कंट्रोल करती हैं, दोनों काम करती हैं। ठीक है, अब इसने लिखा है परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं जो पूरे शरीर में जालवत फैली होती हैं। इसके अंतर्गत क्रेनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। ठीक है, तो इसने एक तो बोला कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है ये पूरे शरीर में ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे जाल की तरह क्या होती है, पूरे शरीर में ऐसे ऐसे फैली होती हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आ गई आपकी, एक हो गई इसके अंतर्गत एक हो गई आपकी क्रेनियल और दूसरी हो गई स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। अब इसने कहा जो क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। अब सुषुम्नीय या स्पाइनल, इंग्लिश में देखिए आप
ज़्यादा आसान रहेगा। स्पाइनल तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। मतलब दो इसने कहा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें दो कोशिकाएं हो गई, एक तो हो गई आपकी क्रेनियल, एक हो गई स्पाइनल। ठीक है, तो जो क्रेनियल होती है वो मस्तिष्क से जुड़ी होती है और जो स्पाइनल होती है वो आपकी मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। बस इतनी सी बात कही इसने। अब लिखा मनुष्य में 12 जोड़ी जो होती है क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। इसमें से जो पहली, दूसरी तथा आठवीं, ठीक है, कितने जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी यानी कि 24 हो गई। ठीक है, चलिए अब इसमें से इसने कहा पहली, दूसरी और जो 8 नंबर की होती है, पहली, दूसरी, आठवीं जोड़ी संवेदी यानी कि सेंसर होती है और जो बची हुई है वो संवेदी होती है यानी कि चालक होती है। ठीक है, तो ये 3 जो होती है वो सेंस करने का काम करती हैं और जो बाकी की होती है वो क्या करता है, वो जो भी इंफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती है, यानी चालक की तरह काम करती है। ठीक है, अब इसने कहा कि मनुष्य में जो है 31 जोड़ी ये जो आपका स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। चलिए अब फिर से वापस आते हैं। तो इसने कहा जो आपका मनुष्य में 2 टाइप की हो गई, क्रेनियल हो गई और एक हो पढ़ी थी हमने स्पाइनल। तो जो क्रेनियल होती है वो 12 जोड़ी हो गई, स्पाइनल हो गई आपकी 31 जोड़ी यानी कि 31। ठीक है, अब लिखा है ये हाथ पैर में पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। ठीक है, यानी कि जो बीच वाली हो गई, यहाँ पे हाथ हैं आपके 2, यहाँ 2 पैर हैं, तो इसकी मतलब जो इसने कहा कि जो हाथ पैर की पेशियाँ हो गई, त्वचा की ग्रंथियाँ हो गई या फिर आपकी त्वचा की ज्ञानेंद्रियाँ, ये सब इन सबको किससे जोड़ती है? मेरुरज्जु से जोड़ती है। कौन सी वाली हो गई? आपकी स्पाइनल तंत्रिकाएं। ठीक है, अब इसने कहा मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। यानी ये सब काम कौन करता है? मस्तिष्क का काम होता है। ठीक है, ये सारी जो आपकी बॉडी की जितनी भी गतिविधियां हैं उसका संचालन और नियमन करती है मानव के देखिए मस्तिष्क की बात हो रही है। ठीक है, तो इसने कहा मानव के पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन या फिर हम बोलते हैं रोम्बिन सेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेंडुला ऑब्लोंगाटा आता है। ठीक है, तो हम क्या समझे कि मानव मस्तिष्क की बात हो रही है, उसमें पश्च मस्तिष्क की बात हो रही है, उसमें एक क्या होता है? मेंडुला ओब्लांगाटा ये होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राय क्या बोलते हैं? हम मेंडुला बोलते हैं। पश्च मस्तिष्क में मेंडुला की बात हो रही है। इसकी लंबाई लगभग जो है 3 सेंटीमीटर होती है। ये ऊपर की ओर पोन्स और नीचे की ओर जो है स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क की और पश्च मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, उसमें हम मेंडुला की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मेंडुला आता है, उसमें वो कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ये ऊपर की ओर किससे जुड़ा है? पोन्स, और नीचे की ओर किससे? स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब लिखा है मेंडुला में भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। तो ये मेंडुला का काम हमने देख लिया, बहुत सारा है। अब इसने कहा मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय की गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि ये हो गया मस्तिष्क का काम। फिर इसमें कहा सेरिब्रम, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहाँ पे लिखा है सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ऐच्छिक क्रियाएं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब जैसे आपको हाथ उठाना है तो आपकी इच्छा है कि आप हाथ उठाना चाहते हो तो उठा लीजिए, पैर हिलाना चाहते हैं हिला लीजिए। ठीक है, और स्मरण जो भी आप सोचते हैं, तो ये सब नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? आपका सेरिब्रम कर रहा है। ठीक है, इसने लिखा है अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में ये बहुत बड़ा यानी कि पूरे मस्तिष्क का 80% भाग होता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में सबसे बड़ा होता है, 80% भाग होता है मस्तिष्क का। शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि का नियंत्रण मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु द्वारा यानी कि स्पाइनल कोड द्वारा होता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे कि सपोज कि आपका ये हाथ है, ठीक है, अब ये हाथ किस पे लग गया? आँख पे लग गया। तो अब क्या है, जैसे ही आँख पे लगता है तो आपका हाथ क्या है? झटके से पीछे चला जाता है। तो ये हो गया प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये स्पाइनल कोड की द्वारा हो रहा है। अब लिखा है स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की हो गई, 2 श्रेणियों में से बांट दिया गया। एक तो हो गया अबंधित, एक हो गया अनुबंधित। ठीक है, एक हो गया अनकंडीशनल, एक हो गया कंडीशनल। ठीक है, हिंदी में से ज़्यादा इंग्लिश अच्छी होती है। अनकंडीशनल एंड कंडीशनल। ठीक है, 2 प्रकार की हो गई। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर काटने पर
कांटे पर पड़ने पर हम तुरंत जो है पैर को पीछे खींच लेते हैं, या वही वाली बात है कि आग जैसी आग को छुएगा आपका हाथ तो तुरंत से पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मानव सहित अधिकांश जो स्तनधारी होते हैं पक्षी नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का जो ताप है सर्दी और गर्मी में क्या होता है, एक समान बना होता है। मतलब कि जैसे आप हैं, अगर आप जो है ठंड में आ जाए तब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर अगर 36 डिग्री सेल्सियस है तो इतना ही रहेगा, और गर्मी में भी इतना ही रहेगा, किसी तरह हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, इतना ही बनाए रखेंगे। तो इसने कहा मनुष्य के शरीर का तापमान कितना, 98.5 फ़ारेनहाइट, यानी कि ये है 37, मैंने 36 लिख दिया था, थोड़ा गलत है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या फ़ारेनहाइट में अगर आपको लिखना है तो 98.6। जब आप फीवर मेज़र करते हैं तो आप देखते हैं नॉर्मल जो होता है थर्मोमीटर में ये वाला लिखा होता है, इससे ऊपर नीचे पे हम समझते हैं कि फीवर है या नहीं है। यानी कि अगर सेंटीग्रेड में देखना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में देख रहे हो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर कैल्विन पैमाने की अगर हम बात करें, यानी कि ये के जो लिखा है इसकी बात करें तो जो शरीर का ताप कितना हो जाएगा आपका, 310 कैल्विन होता है। अब इसने लिखा है हाइपोथैलेमस, अग्र मस्तिष्क का भाग है, और ये भूख प्यास घृणा परितृप्ति ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इसने लिखा है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। तो भैया अब ये अग्र मस्तिष्क का काम भी हमने देख लिया, ये इन सब चीज़ों को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए अब आगे जाते हैं क्वेश्चन पे। तो ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो एक ही वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ लिखा है कशेरुक रज्जु, यानी कि स्पाइनल कोड में कितने जोड़ी मतलब कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं। कितनी हमने पढ़ी थी गाइस, 31 पढ़ी थी। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में कितनी होती है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिसमें रीढ़ की स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। मतलब इसे क्या है, रीढ़ की स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। और ये तंत्रिकाएं हाथ पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों और श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को क्या मेरु रज्जु से जोड़ती है। ठीक है, और शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रेनियल जो तंत्रिका होती हैं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, और ये कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है ना। तो मतलब इसने कहा दो बात, एक हो गया स्पाइनल कोड 31 जोड़ी, और जो आपकी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो कितनी होती है, 12। ठीक है, क्रेनियल वाली। अब है मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क क्या है आपका, सोचने के लिए, बिल्कुल हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है, और शरीर के संतुलन के लिए भी, ये इन सभी चीज़ों के लिए, उपरोक्त तीनों के लिए। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय की गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन, तीनों के लिए उत्तरदायी होता है मेंडुला। पश्च मस्तिष्क में हमने कहा था मेंडुला, जो कि है ऊपर की ओर किससे, पोन से, और नीचे की ओर आपका जो आपका क्रेनियल से जुड़ा होता है, यानी कि मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसने कहा कि तथा हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है, अब इसने कहा मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी, बिल्कुल सही लिखा है। ये शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ए और बी, मतलब 1 और 2 सारे दोनों सही। अब इसने कहा रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब इसने लिखा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। मतलब जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसका नियंत्रण केंद्र हमने कहाँ पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था गाइस, स्पाइनल कोड पढ़ा था। यानी हमने कहा था कि अगर आपका हाथ जो है आँख पे चला जाए तो तुरंत हाथ पीछे हो जाता है, तो इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ हो गया, ये होता है आपका स्पाइनल कोड, हिंदी में कशेरुक रज्जु बोलते हैं। तो शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कशेरुक रज्जु यानी कि आपका स्पाइनल कोड द्वारा होता है। तो इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया को की 2 श्रेणियाँ होती हैं। एक हो गया आपकी अनकंडीशनल, दूसरी होती है कंडीशनल। तो प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। वेरी सिंपल। अब लिखा है सुई चुभने, लगा दिया चार्जिंग पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसने लिखा है सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। मतलब कौन ऐसा है जो दर्द को महसूस नहीं करेगा, तो ये होगा मस्तिष्क। देखिए तो इसने कहा मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है, यानी कि दर्द को फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। अभी हमने पढ़ा स्मरण क्षमता कहाँ होती है, सेरिब्रम में होती है, हमने कहा था इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिखा है सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापक्रम की अगर बात करें तो ये क्या होता है,
कांस्टेंट बना रहता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। यानी टेम्परेचर होता कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर हम कह सकते हैं फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, भले कितनी सर्दी या कितनी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन जो टेम्परेचर है वो वही का वही बना रहता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। ठीक है, इतने का मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता है। ठीक है, यानी कंट्रोलर है। अब इसने कहा हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को, तो दूसरा भाग, तो गाइस यहाँ लिखा है कि हाइपोथैलेमस का एक भाग क्या है, उच्च तापक्रम यानी कि हाई टेम्परेचर को, और दूसरा जो है आपका निम्न यानी कि लो टेम्परेचर को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का जो टेम्परेचर है वो उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। ठीक है, तो इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके बॉडी से क्या होता है, पसीना निकलने लगता है। ठीक है, अब पसीना शरीर की जो ऊष्मा है उसको बाहर उस ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। मतलब इसने ये बोला कि ये आपका शरीर है और क्या है, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, पसीना निकलने लगता है बॉडी से। ठीक है, जब पसीना बाहर निकलेगा तो जो आपका शरीर, जहाँ से भी पसीना बाहर निकलता है आपको वहाँ क्या लगता है, ठंडा लगता है। यानी ये पसीना अपने साथ ऊष्मा को बाहर ले जाता है। ठीक है, जब ऊष्मा कहीं से बाहर निकलती है तो वो जगह क्या हो जाती है, ठंडी। तो आप जब पसीना निकलता है और हल्की फुल्की भी हवा लगती है ना तो आपको ठंडा लगता है। चलिए, अब इसने कहा इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे, यानी कि जब बॉडी ठंडी होने लगती है, मतलब सामान्य से नीचे हो जाता है, जो भी टेम्परेचर होना चाहिए यानी कि 38.6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इससे कम होने लगता है, तब क्या कहानी है। तो लिखा है कि होने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय या फिर पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, करने की व्यवस्था कर देता है और जो है तापक्रम स्थिर हो जाता है। इसका मतलब अधिकतर आपने देखा होगा जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरता है तो आप क्या होता है, कांपने लगते हैं। कांपने से क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है ना वो बनने लगती है। ठीक है, ऊष्मा बनने लगती है, ऊर्जा बनने लगती है, और उसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर है शरीर का वो कम हो रहा होता है वो वापस से क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट पे आ जाता है। अब लिखा शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो हमने अभी पढ़ा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है UPUDALDA में 2010, तो परितृप्ति प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से में अवस्थित होते हैं। तो वेरी सिंपल, हाइपोथैलेमस। ठीक है, सब हम पढ़ चुके हैं वैसे भी। तो इसमें लिखा भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार घृणा आदि का केंद्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, जल का उपापचय, ठीक है, पसीना, गुस्सा आदि इसके ही द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स है उसका नियंत्रण भी इसी से होता है। ठीक है, अब लिखा सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो हमने कहा 90.6। ठीक है, तो यहाँ है ही नहीं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप नहीं कहेंगे, आसपास जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा दूर हो तो आप आसपास कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए सब पास पास ही है तो आसपास नहीं करेंगे। तो इसमें से देखिए होता है 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रीनहोल्ड आगस्त वुडरलिचिन, बहुत खतरनाक नाम है, ने कई व्यक्तियों के तापक्रम रिकॉर्ड के बाद घोषित किया कि जो सामान्य मनुष्य उनके शरीर का जो तापक्रम है यानी कि टेम्परेचर औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट, या हम कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर कैल्विन पैमाने में बात करते हैं तो 310 कैल्विन होना चाहिए। तो मनी अब फिर वही वाली सेम क्वेश्चन हो गया गाइस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब लिखा है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगर्न या उल्टी का नियमन करता है, तो कौन करता है, मेंड्यूला ऑब्लांगाटा। ठीक है, तो इसी को आप मेड्यूला भी बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क में होता है, मेंड्यूला भी बोल सकते हैं। अब यहाँ लिखा है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य के सभी गतिविधियों का संचालन होता है, नियमन होता है। पश्च मस्तिष्क में या फिर आप पश्च
मस्तिष्क को हम बोलते हैं रोम्बिन सेफेलॉन। ठीक है, के अंतर्गत क्या होता है, एक पुच्छ होती है या फिर आप बोलते हैं मेंडुला, सामान्यतः इसको मेंडुला बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, ऊपर की ओर ये पोन्स और नीचे की ओर जो आपका स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। ठीक है, ये भोजन निगरण निगरण निगरण, ठीक है, और यहाँ लिखा है उल्टी, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट्स की दर एवं प्रबलता, खांसने, चीखने इत्यादि, इन सब का क्या करता है, नियमन केंद्र होता है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।